का स्टार्ट होता है और हम बर्फानी पहाड़ों के दरमियान में कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो वे यहाँ पर किसी रिसर्च के सिलसिले में आए थे। वो लोग अपनी वैन के साथ एक माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं जहाँ उनकी लीडर चिन को उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल फील होती है। वो लोग इस बात को जल्दी से अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं और उसी दौरान उनकी वैन भी चलना बंद हो गई थी। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि स्नो के नीचे से कोई अजीब चीज मूव कर रही थी और तभी एक जायंट हैंड यानी एक बहुत बड़ा हाथ स्नो के नीचे से आकर उनकी वैन पर गिरता है, जिस वजह से उनकी वैन काफी डिफेक्ट हो जाती है और उसकी सारी विंडोज भी टूट जाती हैं। और फिर उसी दौरान उन लोगों को अपनी वैन के सामने से बहुत बड़े बड़े सींग यानी हॉर्न नजर आने लगे थे। वो इतने बड़े सींग किसी जानवर के तो नहीं हो सकते थे, वो एक मॉन्स्टर के सींग थे। और जैसे जैसे वो सींग वाला मॉन्स्टर खड़ा हो रहा था उनकी कार वहाँ से नीचे गिर जाती है। वो लोग कार के अंदर रोल होते हुए कार की बॉटम में गिरते हैं जहाँ वो सब लोग इंजर्ड हो गए थे। और फिर उस दौरान चिन को एक जायंट स्नो मॉन्स्टर देखने को मिलता है और यहाँ हमें पता चला था कि उनकी कार किसी माउंटेन के ऊपर नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के ऊपर थी और इसीलिए उन्हें वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड भी एबनॉर्मल लग रही थी। सीन कट होता है और हम उन साइंटिस्ट के हेड प्रोफेसर लिन को अपने हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर वो जान गए थे कि उनकी टीम मुश्किल में है और वो उनकी मदद के लिए अब फेई के पास जाते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और उन साइंटिस्ट के लीडर जिन का पुराना फ्रेंड है। लेकिन अब वो किसी रीजन की वजह से उससे मिलना नहीं चाहता था और ना ही वो प्रोफेसर लिन की कंपनी के साथ कोई भी काम करना चाहता था। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि चिन मुश्किल में है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो लोग बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चिन और उसकी टीम का एक्सीडेंट हुआ था। वो लोग इस वक्त एक बहुत पुराने टेम्पल में थे। फेई क्योंकि एक आर्कियोलॉजिस्ट है यानी पुरानी चीजों के बारे में स्टडी करने वाला एक आदमी है, इसीलिए वो सबसे पहले आकर इस जगह की इंस्पेक्शन करता है और उसे ये जगह बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती है क्योंकि उसका कोई भी टूल यहाँ पर काम नहीं कर रहा था। वो अपने बैग से एक मैप निकालता है और वो रियलाइज करता है कि यहाँ के सारे पिलर्स मिलकर एक अजीब स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब फेई को इसी मैप की हेल्प से टेम्पल की एंट्रेंस का स्विच भी मिल जाता है और जैसे ही वो इस स्विच को दबाते हैं तो वहाँ और भी बहुत से पिलर अपीयर होने के साथ साथ जमीन में एक बड़ा होल भी हो जाता है और सब लोग जमीन के नीचे एक मिस्टीरियस जगह में गिरते हैं। लकीली कोई भी इंजर्ड नहीं होता, लेकिन नीचे गिरने की वजह से उनका हेडक्वार्टर से कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, जिस दौरान उनको वहाँ पर बहुत से स्केलेटन नजर आते हैं जो कि फेई के अकॉर्डिंग हजारों साल पुराने थे। और अब करीब जाने पर उनको पता चलता है कि ये सोल्जर्स के स्केलेटन हैं, जिनके सर के पीछे बहुत बड़े बड़े सुराख हुए हुए थे और इस बात पर वो लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग जैसे जैसे केव में आगे बढ़ते हैं तो अचानक उनका एक साथी जमीन पर गिर जाता है और देखने पर उन्हें अपने साथी के सर पर भी बिल्कुल वैसा ही होल नजर आता है जैसा उन स्केलेटन्स पर था। पीछे देखने पर उन्हें वहाँ पर एक बर्ड नजर आया था और कुछ सेकंड में ही ऐसे से बहुत से बर्ड्स ने उन सब पर अटैक कर दिया था। वो लोग अपने डिफेंस में वहाँ पर फायर कर रहे थे, लेकिन वो बर्ड्स बहुत ज्यादा थे जिनको फायर से मारना आसान नहीं था। सभी लोगों की बुलेट्स खत्म हो गई थी और वो जैसे ही अपनी गन्स को रीलोड कर रहे थे तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक सोल्जर उन बर्ड से शाउट करते हुए लड़ रहा था और बाकी सब खामोश थे और यहाँ सारे के सारे बर्ड सिर्फ उसी सोल्जर के इर्द गिर्द थे। और यहाँ फेंग नोटिस करता है कि असल में वो बर्ड्स देख नहीं सकते और वो हमें सिर्फ आवाज से ही फॉलो कर रहे हैं। और फेंग के ये सोचते सोचते वो सारे बर्ड उस शाउट करने वाले सोल्जर को हवा में उठा लेते हैं और फेंग अब जल्दी से सबको खामोश होने को कहता है और जैसे ही सब खामोश हो जाते हैं तो वो बर्ड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अब जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी फेंग के फ्रेंड काई के फोन पर बेल होती है, जिसकी वजह से बहुत से बर्ड्स अब उनके पीछे आ गए थे और उन्हें वहाँ पर फौरन से भागना पड़ा था। सब लोग बाहर की तरफ भाग जाते हैं और फेई अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालते हुए उस केव के अंदर फेंकता है और खुद वहाँ से बाहर जंप कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ अंदर सारे बर्ड्स मर जाते हैं। उस केव से बाहर आने पर वो स्नो में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वो ऑब्जेक्ट मून हो, जिसे देखकर प्रोफेसर लिन सोच रहे थे कि ये जरूर यहाँ की एबनॉर्मल ग्रेविटेशनल फील्ड का नतीजा होगा। अब प्रोफेसर लिन ये सारी चीजें छोड़कर अपनी टीम को ढूंढना शुरू करते हैं और यहीं पर अब फेई को स्नो के नीचे एक कार की हेडलाइट्स नजर आती हैं और वो इमेजिन करता है कि शायद कार यहीं पर क्रैश हुई होगी। और साथ ही दूसरी तरफ एक और आदमी को वहाँ पर एक कैमरा मिला था, जिस कैमरा से ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि उनकी
उनकी कार यहीं पर क्रैश हुई थी और साथ ही उस कैमरे की फुटेज से उन्हें इस चीज का भी पता चल गया था कि चिन अभी भी जिंदा है। अब इससे पहले कि वो लोग ये सोचते कि उन्हें आगे क्या करना है, एक सोल्जर को अपने करीब स्नो में कुछ मूवमेंट फील होती है, जहाँ से कुछ ही सेकंड में एक बहुत बड़ी शार्क निकली थी जिसने उड़ते हुए एक ही बार में पूरे के पूरे आदमी को अपने अंदर निगल लिया था। अब यहाँ पर सारे लोग उस शार्क को शूट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि वो शार्क स्नो के अंदर थी इसीलिए उस पर सोल्जर्स के किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा था और उसने बचते बचाते यहाँ पर एक और आदमी को भी हंट कर लिया था। अभी वो सब लोग यहाँ से भागने का सोच रहे थे कि तभी उनके नीचे स्नो में से वही शार्क जंप करती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे लोग दूर गिरते हैं और अब वो अपने बड़े बड़े जॉस को खोलकर किसी और को खाने के लिए उनकी तरफ जंप कर रही थी। उन लोगों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस इस डर में कि वो लोग मरने वाले हैं अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन लकीली वो शार्क उनको नहीं खाती क्योंकि यहाँ पर उनको बचाने के लिए स्नो मॉन्स्टर आ गया था जिसने शार्क को हवा में से ही कैच कर लिया था। पहले तो वो उस बड़ी सी फिश को इधर उधर माउंटेन्स पर मारता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है, जिस दौरान सभी लोग उस जायंट मॉन्स्टर को हैरानी से देख रहे थे और साथ ही साथ कुछ लोग घबरा भी रहे थे। और इसी घबराहट में एक सोल्जर की गन चल जाती है जिसके रिजल्ट में उसका एक हॉर्न टूट जाता है। अपने हॉर्न के टूटने से अब मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस पर सोल्जर्स अपना डिफेंड करते हुए उस पर अटैक कर रहे थे, जिसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब वो मॉन्स्टर गुस्से में अपने दोनों हाथों का पंच बनाते हुए माउंटेन पर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग एक ही झटके में पीछे गिरते हैं। अब सोल्जर्स उठकर उस पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर तो बच जाता है और लॉन्चर के बर्फ पर गिरने से वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ का तूफान आ गया हो। सभी लोग अफरा तफरी में वहाँ से भागना शुरू कर रहे थे, लेकिन गलती से फेई की फ्रेंड काई का वहाँ पर पाँव स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर अब गिर गया था, जिसे बचाने के लिए वहाँ पर फेई और एक सोल्जर आते हैं। पर इतने में बहुत देर हो गई थी क्योंकि वो तीनों के तीनों बर्फ की लपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर बेहोश हो गए थे। अब जैसे ही उनको होश आता है तो वो रियलाइज करते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें कैद किया हुआ है। ये शायद उसी एरिया में रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनके हुलिये से वो फेई को किसी कहानी के कैरेक्टर लग रहे थे। फेई फील करता है कि वो लोग उनके साथ काफी अजीब अजीब काम कर रहे हैं, जैसे वो उनके ऊपर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो। और तभी उन गांव वालों का लीडर वहाँ पर आता है। वो लोग फेई और उनके साथियों के शूज उतार लेते हैं और उनके पाँव पर अब हल्का हल्का कट लगाना शुरू करते हैं। फेई को ये सब बहुत ज्यादा खतरा फील हो रहा था और वो अब साथ साथ पीछे अपने हाथ से रस्सी खोलकर अपने आप को छुड़वा लेता है और वहाँ खड़े गांव के लीडर को ही हॉस्टेज बना लेता है। यानी वो उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर चाकू रख देता है। और तब हम देखते हैं कि सब लोगों के पीछे से एक लड़की जंप करते हुए फेई तक आती है और फेई को एक ही सेकंड में अपने लीडर से दूर करती है। यहाँ हमें उस लड़की का नाम केया पता चलता है, जिसके बाद हम फेई और उस लड़की के दरमियान में एक कराटे टाइप फाइट देखते हैं। लेकिन आखिर फेई हारने ही वाला था क्योंकि वो कुछ खास लड़ना नहीं जानता था और वो लड़की फेई को मारने वाली थी कि तभी पीछे से आकर कोई उस लड़की को रोकता है और हम देखते हैं कि असल में वो चिन है जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी। चिन को देखते ही फेई बहुत ज्यादा खुश हुआ था, पर उसी के साथ साथ चोट लगने की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो बेहोश हो गया था। होश आने पर चिन उसे बताती है कि ये गांव वाले अच्छे लोग हैं और इन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। वो कहती है कि वो रिचुअल असल में वो लोग इसलिए कर रहे थे कि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओ। यहाँ वो फेई को बताती है कि इस रिसर्च के दौरान उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स मर चुके हैं, जिसका इल्जाम वो अपने आप को दे रही थी। लेकिन यहाँ पर फेई उसे समझाता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब दूसरी तरफ हम फेई के बाकी साथियों को देखते हैं जो कि अपने साथ सर्वाइवल्स का पता लगा रहे थे और इसी दौरान अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है और यहाँ उन्हें स्नो मॉन्स्टर की खौफनाक और गरजदार आवाज दूर से आ रही थी, जिससे वो फौरन जान गए थे कि वो स्नो मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। और वो स्नो मॉन्स्टर भी बड़े बड़े कदम उठाता हुआ जल्दी से वहाँ पर आ गया था और अब सारे सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी उस स्नो मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए। वो लोग अब काफी हैरानी से उस बड़े से मॉन्स्टर को देख रहे थे, जबकि प्रोफेसर लिन तो जैसे उसमें खो ही गए थे। और फिर वो अपने सोल्जर कैप्टन को बताते हैं कि उनको हमेशा से लगता था कि इस जगह पर कोई ना कोई मॉन्स्टर तो जरूर रहता है
और वो यहाँ पर भी उसी की तलाश में आए हैं, क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहते हैं अपनी रिसर्च के लिए। और अपनी रिसर्च से वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो ह्यूमंस की हिस्ट्री चेंज कर दे। और अब सोल्जर कैप्टन भी सिर्फ चंद पैसों के लिए उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ अब हम गाँव के लोगों को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो स्नो मॉन्स्टर को अपना गॉड मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं। और इस वक्त भी वो एक तकरीब की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर वो स्नो मॉन्स्टर की पूजा करने के लिए उसे बुलाने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी जो प्रीस्टेस है वो उन गांव वालों के लीडर की वाइफ है, यानी केया की मदर हैं। और उनके पास ही वो स्किल्स हैं जिसको यूज करते हुए वो स्नो मॉन्स्टर से बातें भी करती हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्रिएचर भी आ गई थी, जिसके आने से वहाँ पर जमीन जोर जोर से हिलने लगी थी, जिसकी वजह से काई डर कर नीचे गिर गया था। और उसके डर को देखकर सभी लोग हंसने लगे थे उस स्नो मॉन्स्टर के साथ साथ। और यहाँ स्नो मॉन्स्टर अब फेई के आगे हाथ करता है उससे हाथ मिलाने के लिए। और हमें पता चलता है कि स्नो मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर है। फेई और मॉन्स्टर के दरमियान में अभी मिलने का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी मॉन्स्टर पर कोई रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है। और अब वो लोग दूसरे रॉकेट को भी लॉन्च करते हैं, जो कि लकीली स्नो मॉन्स्टर को नहीं लग पाता, लेकिन वो एक बर्फानी पहाड़ को लग जाता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वहाँ पर उनका सारा गांव तबाह हो जाता है। और हमें पता चलता है कि असल में ये सब कुछ प्रोफेसर लिन और उसके साथी कर रहे हैं उस स्नो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। प्रोफेसर लिन जैसे ही मॉन्स्टर के पास आते हैं तो वो अपने साथियों को मॉन्स्टर पर अटैक करने को कह देते हैं, जिसे देखकर विलेजर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो स्नो मॉन्स्टर को अपना गॉड मानते थे। वो लोग उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेसर लिन की टीम के पास न्यू मॉडर्न वेपन्स थे और उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो एक एक कर मर रहे थे। अब यहाँ हम केया को देखते हैं, जो कि अब कैप्टन से लड़ना शुरू हो गई थी। वो दोनों एक जैसी पावर रखते थे, इसीलिए उनके दरमियान में बहुत बुरी फाइट हो रही थी। यहीं पर वो स्नो मॉन्स्टर भी लिन के साथियों के गन शॉट से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो उसके सारे साथियों को अब एक ही बार में वहाँ से दूर करने का फैसला करता है और जमीन पर ऐसे हाथ मारता है जैसे वो टेबल से कुछ गन साफ कर रहा हो, जिससे वहाँ पर सारे इंसान गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसका हाथ फेई और उसके फ्रेंड तक आता है तो अपना हाथ रोक देता है, क्योंकि वो फेई और उसके फ्रेंड को नहीं मारना चाहता था। यहीं पर हम देखते हैं कि लिन ने इस चांस को जाया नहीं होने दिया था, बल्कि मॉन्स्टर पर अब एक फायर कैनन से अटैक किया था, जिसके अंदर से निकलने वाली शॉक वेव ने अब सच में क्रिएचर पर बहुत असर किया था और वो अब दर्द से घुरा रहा था। और इसी के साथ साथ वो स्नो मॉन्स्टर वहाँ पहाड़ी से गायब हो गया था, यानी वो नीचे गिर गया था। जबकि लिन के साथियों ने फेई के फ्रेंड्स को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लिया था, यानी उनको कैद कर लिया था। अब यहाँ लिन को लग रहा था कि उसने मॉन्स्टर को हरा दिया है और इससे वो जीत गया है। और अब यहाँ पर चिन अपने प्रोफेसर से पूछती है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप असल में करना क्या चाहते हैं, आपको इस सब से क्या मिलेगा। जिस पर प्रोफेसर लिन उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा कायर हो, तुम जरा सोचो अगर वो मॉन्स्टर हमारे हाथ लग गया तो हम अपनी टेक्नोलॉजी से क्या क्या नहीं कर सकते। अब प्रोफेसर लिन प्रीस्टेस पे गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दोबारा वो पूजा करो जिससे तुम मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती हो, लेकिन प्रीस्टेस ऐसा करने से इनकार कर देती हैं। और प्रोफेसर लिन उनके हस्बैंड यानी उस गांव के लीडर को उसकी आंखों के सामने मार देते हैं। प्रीस्टेस को अपने हस्बैंड की डेथ का बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन प्रोफेसर लिन के आदमी उसे और उसकी बेटी केया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ अब फेई और उसके साथी को सोल्जर्स ने पकड़ा हुआ था। जबकि प्रोफेसर लिन प्रीस्टेस और उसकी बेटी को वहाँ पर लेकर जा रहे थे जहाँ पर स्नो मॉन्स्टर हो सकता था। असल में वो प्रीस्टेस से स्नो मॉन्स्टर की लोकेशन जानना चाहते थे और वो उन्हें उसी तरफ लेकर जा रहे थे कि रास्ते में हम देखते हैं कि एक सोल्जर को कोई चीज पीछे खींचती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स ने उन पर अटैक कर दिया था। प्रीस्टेस और उसकी बेटी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि बहुत सारी शार्क्स जमीन के नीचे से उनको घेर लेती हैं। वो सभी लोग मिलकर उन शार्क्स पर शूट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो बर्फ के नीचे थी इसीलिए उनका अटैक कोई भी असर नहीं कर रहा था। और अब उनको हराने के लिए प्रोफेसर लिन जल्दी से अपनी इलेक्ट्रोलाइट गन से एक शॉक वेव को जमीन पर मारते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जमीन के नीचे बहुत सा खून नजर आने लग गया था, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ पर सारी की सारी शार्क्स मर चुकी हैं। और यहाँ पर हम प्रोफेसर लिन को अपनी कामयाबी पर हंसते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही अब उनकी नजर प्रीस्टेस पर पड़ती है तो उनकी हंसी गुस्से में चेंज हो जाती है और वो प्रीस्टेस को कहते हैं कि या तो तुम हमें स्नो मॉन्स्टर तक ले जाओ या हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे।
और साथ ही वो किया को पकड़ लेते हैं। पर किया कोई आम लड़की नहीं थी। वो लिन को अपनी कोनी मारते हुए उसके हाथ से गन ले लेती है और जैसे ही सोल्जर कैप्टन किया की ये हरकत देखता है तो वो उसे शूट करने का डिसाइड करता है। लेकिन प्रिस्टेस अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी बेटी को बचा लेती है और प्रिस्टेस के मरते ही अब स्नो मॉन्स्टर को भी पता चल गया था कि प्रोफेसर लिन की टीम ने प्रिस्टेस को मार दिया है। और अब हम खुद ही स्नो मॉन्स्टर को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। स्नो मॉन्स्टर को देखते ही वो सारी अपनी पोजीशंस पर आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन अब की बार स्नो मॉन्स्टर हील होकर आया था और उसे उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। यहीं पर अब प्रोफेसर लिन अपनी शॉक गन से उस पर शूट करते हैं। लेकिन स्नो मॉन्स्टर आसानी से साइड पर होते हुए उस अटैक से बच जाता है और साथ ही वो अपने बड़े बड़े फुट से आगे कदम रखता है और अपने सामने आने वाली चीजों को अपने पाँव के नीचे दे रहा था। और उसी दौरान उसके पाँव के नीचे प्रोफेसर लिन भी आने वाले थे पर वो बहुत ही होशियारी से वहाँ से निकल जाते हैं और स्नो मॉन्स्टर अब अपने बड़े से हाथ से सोल्जर्स को मारता है और उसके एक छोटे से अटैक से ही वो सारे के सारे सोल्जर्स हवा में उड़ते हुए नीचे गिरते हैं। इस सब का फायदा उठाते हुए किया को भी एक चांस मिल गया था उस कैप्टन को हराने का और अपनी मॉम की डेथ का रिवेंज लेने का। इसीलिए वो भागकर उस कैप्टन के पास जाती है और यहीं अब हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने एक आदमी को इस तरह अपने हाथ में उठाया था जैसे उसने कोई इंसेक्ट पकड़ा हो और वो उसे खाने ही वाला था कि तभी पीछे से उस पर कोई अटैक करता है। लेकिन इस बार ये प्रोफेसर लिन नहीं थे बल्कि यहाँ पर जेट प्लेन्स उस स्नो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए थे। और अब यहाँ पर वो स्नो मॉन्स्टर अपने एक ही पंच में उस जेट प्लेन को तबाह कर देता है और स्नो मॉन्स्टर को उन प्लेन से लड़ता हुआ देखकर लिन को अब दोबारा उस पर अटैक करने का एक मौका मिल गया था और लिन उस पर अपनी शॉट गन से अटैक करता है। लेकिन अभी स्नो मॉन्स्टर पर उसका इतना असर नहीं हुआ था और अब प्रोफेसर लिन उसे और नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी गन को दोबारा लोड करने ही वाला था कि तभी चिन पीछे से आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन प्रोफेसर लिन एक ही झटके में उसके हाथ से वो वेपन वापस ले लेता है क्योंकि लिन उसे पागलपना बंद करने के लिए कह रही थी। और अब जैसे जैसे लिन चिन के करीब आता जा रहा था चिन एक एक कदम पीछे जा रही थी और इसी तरह अब वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब उसे ज्यादा नीचे गिरने से फेई ने बचा लिया था और अब यहाँ इससे पहले कि फेई भी नीचे गिर जाता है काई आकर उन लोगों को बचाता है जिसमें उसे बहुत बुरी चोट लग जाती है। वो लोग जल्दी से ऊपर आते हैं और ऊपर आते ही फेई जल्दी से वहाँ से एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और उससे उस फाइटर प्लेन को तबाह कर देता है जो कि स्नो मॉन्स्टर को मारने के लिए आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि किया और उस कैप्टन के दरमियान में अभी भी लड़ाई चल रही थी और यहाँ पर किया के ऊपर कैप्टन ओवर पावर हो गया था और उसने अपने अटैक से किया को वहाँ से दूर फेंका था। और अब इससे पहले कि वो किया को मार देता यहाँ पर काई आता है और काई आकर उसे पंच करता है। उसके पंच का उससे ज्यादा फायदा तो नहीं होता लेकिन कम से कम वो किया से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और अब वो काई को एक बहुत बुरा पंच करता है जिससे काई की पूरी बॉडी हिलने लगी थी और इस दौरान किया को कैप्टन पर अटैक करने का चांस मिल गया था और आखिर उसने कैप्टन को मारकर अपनी फैमिली का रिवेंज ले ही लिया था। जहां हम देखते हैं कि फेई ने एक और फाइटर प्लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसका क्रैश होकर गिरने वाला एक पीस प्रोफेसर लिन के ऊपर गिरा था जिससे प्रोफेसर लिन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और साथ ही वो वहीं बर्फ में कैद भी हो गए थे। जहाँ हम स्नो मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब जंप कर एक और फाइटर प्लेन को क्रैश कर देता है और यहाँ इंजर्ड और पैरालाइज होने के बावजूद प्रोफेसर लिन ने हार नहीं मानी थी और वो क्रिएचर को अब एक और बार शूट करता है। लेकिन उससे पहले कि उसका अटैक स्नो मॉन्स्टर तक पहुंचता, स्नो मॉन्स्टर अपने बड़े से हाथ से उसे क्रैश कर देता है। अब यहाँ पर स्नो मॉन्स्टर के सारे एनिमीज मर गए थे। वो जल्दी से उन लोगों की तरफ बढ़ता है जो कि उनके फ्रेंड थे यानी फे और उसके साथ ही वो क्रिएचर अपने फ्रेंड्स के लिए बुरा फील कर रहा था क्योंकि वो सब के सब जख्मी थे लेकिन वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब स्नो मॉन्स्टर उनको देखते देखते वापस चला जाता है जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि फे और चिन भी अब यहाँ पर मिल गए थे। अब यहाँ पर वो तीनों बचने वाले वापस अपने शहर जाने वाले थे और वो जाने से पहले वहाँ के गांव वालों को शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था लेकिन जाते हुए वो खुश नहीं थे। उन गांव वालों ने उनकी वजह से बहुत से सेक्रीफाइस किए थे और यहाँ तक के किया के पेरेंट्स भी मर चुके थे लेकिन फिर भी वो दोनों टीम्स आपस में एक दूसरे की काइंडनेस के लिए एक दूसरे के लिए थैंकफुल थी और यही दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।